Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. हेलो डियर्स, लास्ट सेशन में मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन किया था जहाँ पे मैं ऑस्मोटिक प्रेशर तक पहुँच गया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जब आप समझ चुके हैं, एक बार थोड़ा सा इसका मैं रिवीजन दूंगा आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था? ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ एक सॉल्यूशन और यहाँ पे सॉल्यूशन का सॉल्वेंट। ठीक है, इस सॉल्यूशन का कुछ कंसंट्रेशन होगा, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट का मूवमेंट। अब सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर से इधर होता है जनरली, ये ऑस्मोसिस है। जब इसमें मैं प्रेशर लगाता हूँ और उतना प्रेशर लगाता हूँ कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर कहता हूँ। और जब प्रेशर यहाँ पे जो लग रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो रिवर्स ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाता है। यानी कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म बार बार यूज होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये ऑफ सोल्यूशन ही है। अगर आपने ये कहा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑस्मोसिस के लिए गलत हो सकता है। यहाँ पे आपको फिर एक टर्म जोड़ना पड़ेगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। अदरवाइज आपको कहना पड़ेगा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। इसके हायर कंसंट्रेशन से इसके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है सॉल्वेंट के ऑस्मोसिस में। लेकिन जब प्रेशर बढ़ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है प्रेशर, तो रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसी मेथड से शिप्स में जो शिप्स होते हैं जो सी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो इसी मेथड से सैलिन वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब ऑस्मोटिक प्रेशर आप समझ चुके हैं। अब मान लीजिए ये एक सोल्यूशन है, एक दूसरा सोल्यूशन मैंने लिया डिफरेंट कंसंट्रेशन का, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, कंसंट्रेशन दोनों का डिफरेंस। इसका कंसंट्रेशन एज्यूम करते हैं C1, इसका कंसंट्रेशन एज्यूम करते हैं C2। ठीक है, कंसंट्रेशन C1 है, यहाँ कंसंट्रेशन C2 है, सॉल्वेंट वही है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, अब मैंने मान लिया इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल हो, π1 इज इक्वल टू π2, तो इन दोनों सॉल्यूशंस को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो गई? द solutions या two solutions या more solutions, okay, having same osmotic pressure are called as isotonic solution। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, द solutions having same osmotic pressure are called as isotonic solutions। ओके, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशंस डन। इसके बाद आगे के कॉन्सेप्ट्स और भी हैं। अगर मान लीजिए एक π1 है, वो ज़्यादा है, यानी कि अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, तो अब ये दो सॉल्यूशंस, इन दो सॉल्यूशंस में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, इसको मैं कहूँगा हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू द अदर वन। हाइपरटोनिक, ओके, हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू द अदर। और ये वाला जिसका कम है, इसको कहूँगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मींस हाइपरटोनिक कौन सा हुआ? द सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक क्या हुआ? द सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपर और हाइपो, आपको ट्रिक, यहाँ पे ट्रिक क्या है? हाइपर कब होता है आदमी? जब एनर्जी खूब बढ़ जाती है, यानी कि ये हाई है।
और हाइपो वाला लो है। दोनों में से एक हाई एक लो है, यहीं पे कंफ्यूजन होगा कौन सा हाई है कौन सा लो है। तो हाइपर वाला कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, हाइपो वाला ऑस्मोटिक प्रेशर लो है। ओके ओके, अभी मैं एक कॉन्सेप्ट आइसोटोनिक सोल्यूशन का बता रहा था, ठीक है। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन में क्या था, मेरा पाई 1 इक्वल था पाई 2 के, ओके। और मैंने कहा था कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। आपको पता है पाई 1 का फॉर्मूला हो जाएगा C1RT, पाई 2 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा C2RT। RT से RT कैंसिल हो जाएंगे, C1 इज इक्वल टू C2। C1 अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे जो मेरा नंबर ऑफ मोल है सॉल्यूट का वो N1 है और जो वॉल्यूम है वो V1 है, तो C1 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ N1 अपॉन V1 और C2 की जगह ऐसे ही पुट कर सकता हूँ N2 अपॉन V2। इस फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली आपके एग्जाम में आने वाला है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन ऑस्मोसिस के कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। खास करके बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस जो हमारे लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। वो ऑस्मोसिस के एप्लीकेशंस हमको समझने हैं, ऑस्मोसिस देखना है कहाँ कहाँ पे होता है। तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ही इसके मोस्ट इम्पोर्टेंस हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना है। पहला है प्लाज्मोलिसिस का कॉन्सेप्ट, प्लाज्मोलिसिस। तो अब ध्यान से समझ लो प्लाज्मोलिसिस क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस क्या है, जो हमारा सेल होता है बॉडी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। अब ये साइटोप्लाज्म की बाउंड्री है जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रहा है। सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको सेल सिप कहते हैं, ठीक है। ये लिक्विड वाटर के साथ तो हाइपरटोनिक होता है, लेकिन अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा बॉडी हमारे इस सेल के कांटेक्ट में आ जाए जो हाइपरटोनिक हो, हमारे सेल के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है उससे, तो क्या होगा, सेल के अंदर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से मेरा सेल श्रिंक कर जाएगा। सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा। दिस श्रिंकिंग ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। इसको हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। श्रिंकिंग ऑफ सेल ड्यू टू द ऑस्मोसिस थ्रू साइटोप्लाज्म, ठीक है। द श्रिंकिंग ऑफ सेल ड्यू टू द ऑस्मोसिस थ्रू साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आपको पता होगा कि जब किसी को इंजेक्ट किया जाता है वेन्स में, अगर कोई मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है तो उसमें सेलिन वाटर मिलाते हैं। सेलिन वाटर मिक्स करके तब इंजेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो सेलिन वाटर होता है, सेलिन वाटर वो हमारे आरबीसी के साथ आइसोटोनिक होता है। क्या होता है, आइसोटोनिक। अच्छा, आइसोटोनिक होता है तो मतलब, अच्छा ये जो मूवमेंट है वो क्यों है, क्योंकि देखिए, पॉज करना जी जरा। तो ये प्लाज्मोलिसिस क्यों हो रहा है इसको समझते हैं जरा सा, कि प्लाज्मोलिसिस होने के पीछे रीज़न क्या था। तो मैंने आपसे कहा कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है सेल का, सेल के अंदर यहाँ एक लिक्विड है और यहाँ एक दूसरी बॉडी का लिक्विड है, सॉल्वेंट, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये सेल मैंने कहा कि हाइपोटोनिक है। मैंने 2 चीज़ बताया आपको, पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2। अगर ये हाइपरटोनिक है और ये हाइपोटोनिक है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इनके कंसंट्रेशंस लिखूं तो पाई 1 की जगह मैं C1RT और पाई 2 की जगह C2RT लिख सकता हूं। यानी कि C1 का कंसंट्रेशन हाई है, C2 का कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। यानी कि जो मेरा हाइपोटोनिक होगा, अब मैंने कहा कि आपका सेल का जो प्रपोर्शन है वो हाइपोटोनिक है, हाइपोटोनिक है,
सेल, ठीक है। तो अगर सेल हाइपोटोनिक है मीन्स उसका कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। और ये जो है ये हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक है मीन्स इसका कंसंट्रेशन अधिक है, ठीक है। हाइपरटोनिक वाले का कंसंट्रेशन अधिक होगा, हाइपोटोनिक वाले का कंसंट्रेशन लो होगा। अब ये लो कंसंट्रेशन का है और ये हाई कंसंट्रेशन का है। तो आपको ऑस्मोसिस में, इसीलिए मैंने जो डेफिनेशन बताई वो एकदम क्लियर कट बताया था कि दो सॉल्यूशंस में एक जो लोअर कंसंट्रेशन का होगा उसकी तरफ से सॉल्वेंट का मूवमेंट सेमी परमिएबल के थ्रू किधर होगा, हायर कंसंट्रेशन की तरफ। जब सेल की तरफ से मूवमेंट ये स्टार्ट होगा तो सेल श्रिंक करना स्टार्ट करेगा और इसी श्रिंकिंग को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अच्छा, ये तो दो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आपस में एक दूसरे के इधर उधर रखे गए। अगर मैंने दोनों में आइसोटोनिक सॉल्यूशन को रख दिया, आइसोटोनिक, ये दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को रख दिया मींस π1 इज इक्वल टू π2 मींस C1 इज इक्वल टू C2। और अगर दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल है मींस ऑस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं जो ये दूसरा आपको इंपॉर्टेंस बताने वाला था ऑस्मोसिस का, जो ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है जब भी वेन्स में मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है तो सेलिन वाटर के साथ मिक्स करके इंजेक्ट की जाती है। क्यों? क्योंकि जो सेलिन वाटर होता है वो आरबीसी के साथ आइसोटोनिक होता है, आरबीसी के साथ। अब जब दोनों आइसोटोनिक होंगे तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है। जब दोनों आइसोटोनिक होंगे तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा तो सेल श्रिंक नहीं करेगा, ठीक है, और ना ही एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करने की कंडीशन कब होगी? अगर मैं उस मेडिसिन को सेलिन वाटर की जगह प्योर वाटर में मिक्स कर दूं, डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर दूं, तो क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स करने की वजह से, यानी कि जो हमारा प्योर वाटर है उसमें अगर मैं मिक्स कर दूं तो देखिए प्योर वाटर हाइपोटोनिक हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। और जब सेल हाइपरटोनिक है और यहाँ पे जो मेरा जो मैं मेडिसिन इंजेक्ट कर रहा हूँ वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो अब क्या होगा? ये मेरा सेल है आरबीसी का सेल है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन उसमें इंजेक्ट हुआ, तो सेल के मेम्ब्रेन्स के थ्रू अब जब ऑस्मोसिस होगी तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन की तरफ से हाइपोटोनिक यानी कि सेल के अंदर होने लगेगी। अब जब सेल के अंदर ऑस्मोसिस होना स्टार्ट होगा यानी कि लिक्विड सेल के अंदर पहुंचना स्टार्ट होगा तो सेल एक्सपैंड करने लगेगा, और एक्सपैंड करते करते ऐसा भी हो सकता है कि सेल ब्रस्ट कर जाए और इस तरीके से आदमी डेथ कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक फटल कंडीशन है, इस फटल कंडीशन को रोका जाता है ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट से। ओके, ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया ऑस्मोसिस का।